हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सोलो लेवलिंग की एपिसोड 11 के साथ हाजिर हूँ। जिन्हो जिन्हो को कैफे पैनी पर बुलवाता है और उसे कहता है मैं अपनी एक पर्सनल अटैक फोर्स बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी फोर्स को ज्वाइन करो। जिन्हो उसे कहता है नहीं। जिन्हो साथ ही उठकर खड़ा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। जिन्हो उसे कहता है मैं तो यहाँ पर सुनने के लिए आया था कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं है तुम्हारी पर्सनल अटैक फोर्स को ज्वाइन करने का। जिन्हो से कहता है तुम्हें बस मेरे साथ 20 बार जाना है डंजन के अंदर, प्लीज मेरा ये काम कर दो। मॉन्स्टर्स को मारने पर हमें जो कुछ भी मिलेगा मैं उसमें से तुम्हें तुम्हारा शेयर लाजमी दिया करूंगा। जिन्हो से कहता है लास्ट टाइम तुम्हें जरा भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तुम्हें पता होना चाहिए कि डंजन्स के अंदर हम सिर्फ मॉन्स्टर्स को नहीं मारते बल्कि बाज़ दफा हमें हंटर्स को भी मारना पड़ता है। ये तुम जैसे अमीर बच्चों के खेलने की कोई स्पोर्ट्स नहीं है। मुझे तो लगा था कि इतने सारे हंटर्स को अपने सामने मरता हुआ देखकर तुम दोबारा डंजन में जाने से भी डरोगे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। कहीं तुम पागल तो नहीं होगे या फिर तुम एक गिल्ड मास्टर बनना चाहती हो। जिन्हो से कहता है हाँ मैं गिल्ड मास्टर बनना चाहता हूँ और साथ ही वो रोना शुरू कर देता है और जिन्हो से कहता है प्लीज मेरी पूरी बात तो सुन लो। जिन्हो से कहता है मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं गिल्ड मास्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लाइसेंस रिसीव करने के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत है। वैसे तो कोई भी हंटर इस लाइसेंस को रिसीव कर सकता है, लेकिन लाइसेंस के लिए एक शर्त है कि जिस हंटर को ये लाइसेंस इशू किया जाएगा वो 20 बार डंजन के अंदर गया होना चाहिए। एक बार तो मैं तुम्हारे साथ डंजन में जाकर आ चुका हूँ, अब मुझे सिर्फ 19 बार और डंजन में जाना है, फिर मुझे लाइसेंस मिल जाएगा। हाँ, उसके लिए मुझे एक रिटन टेस्ट भी देना होगा, लेकिन मेरा ब्रेन बहुत ज्यादा तेज है, मैं वो रिटन टेस्ट पास कर लूंगा, मैं पूरी तरह श्योर हूँ। जिन्हो से कहता है मैंने सुना है कि तुम एक बहुत बड़े बाप की औलाद हो जो कि एक आर्किटेक्चर बिजनेस का मालिक है। जिन्हो से कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, मैं ये सब कुछ इसीलिए कर रहा हूँ अपनी कंपनी को हासिल करने के लिए, और ये मेरे डैड के ऑर्डर्स हैं। उन्होंने मुझे कहा है कि मैं एक हंटर गिल्ड क्रिएट करूँ जिससे हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होगा। साथ ही जिन्हो कहता है डंजन्स बहुत ज्यादा डेंजरस जगह होती है, लेकिन डंजन के अंदर से बहुत ज्यादा ट्रेजर निकलता है जिससे आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। सिर्फ मैजिक कोर क्रिस्टल्स और माना क्रिस्टल्स ही नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स की डेड बॉडीज को हम बिल्डिंग मटेरियल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डंजन में हर चीज हमारी दुनिया में इस्तेमाल हो सकती है, इसीलिए बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़ी बड़ी कंपनियों की यह ख्वाहिश होती है कि वो अपने गिल्ड क्रिएट करें ताकि डंजन से ज्यादा पैसा कमाया जा सके। जिन्हो से कहता है मेरे डैड का इरादा है कि वो एक एस रैंक के हंटर को अपने गिल्ड का मास्टर बनाएंगे और मेरा बड़ा भाई उस गिल्ड का वाइस मास्टर होगा। जिन्हो से कहता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस वक्त पूरे कोरिया में सिर्फ 9 ही एस रैंक के हंटर्स हैं, जिनमें से 8 तो गिल्ड के साथ रजिस्टर्ड हैं। सिर्फ एक ही एस रैंक का हंटर बचता है जिसका नाम मिन बियोंग है, लेकिन वो तो रिटायर हो चुका है। तुमने कहा कि तुम्हारा भाई वाइस मास्टर बनना चाहता है, लेकिन एक एस रैंक के हंटर और तुम्हारे भाई के दरमियान तो बहुत ज्यादा फर्क है। जिन्हो से कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरा भाई बहुत ज्यादा टैलेंटेड है लेकिन उसका रैंक लोअर है, इसलिए तो हम उसको गिल्ड का मास्टर नहीं बना सकते, इसीलिए वो एक वाइस मास्टर बनेगा। जिन्हो से कहता है मुझे लगता है कि शायद तुम वाइस मास्टर बनना चाहते हो, इसलिए तुम इन डंजन्स के अंदर जाकर एक्सपीरियंस हासिल करना चाहते हो ताकि उसके बाद तुम अपने फादर को मना सको कि वो तुम्हें वाइस मास्टर बना दे। जिन्हो से कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वैसे भी तुम एक फॉल्स रैंकर हो और तुमने अपनी एबिलिटीज को दूसरे से छुपा कर रखा है। अगर तुम्हें इसी तरह अपनी एबिलिटीज को छुपाते हुए डंजन्स के अंदर जाना है तो तुम्हें एक गिल्ड की जरूरत होगी। मैं तुम्हें अपने गिल्ड में शामिल करूंगा जहाँ पर तुम ई रैंक के हंटर बनकर ही डंजन्स के अंदर जा सकते हो। जिन्हो सोचता है किसी भी हायर रैंक के हंटर के साथ डंजन के अंदर जाना खतरे से हाल ही नहीं, मुझे सर के साथ ही जाना होगा। मुझे लगता है शायद इनका रैंक बी है या फिर इससे भी ज्यादा हो सकता है। इन्होंने सी रैंक के डंजन के अंदर एक सी रैंक के बॉस को हराया था और साथ ही 8 सी रैंक के हंटर्स को मारा भी था। अगर मैं दूसरे किसी हंटर के साथ जाता हूँ तो मुझे अपनी जान का डर रहेगा, लेकिन सर पर मैं भरोसा कर सकता हूँ, इसलिए मुझे इन्हीं के साथ जाना है। जिन्हो से कहता है अगर मैं तुम्हें ज्वाइन करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा। जिन्हो अपने पास से कुछ पेपर्स निकालता है और जिन्हो के सामने करते हुए कहता है जरा इसे देखो। जिन्हो जैसे उसे देखता है तो वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। नेक्स्ट सीन सुबह का होता है। जिन्हो एक्सरसाइज करने के लिए बाहर निकलता है तो उसकी बहन भी साथ आ जाती है। जिन्हो अपनी बहन से कहता है तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो। जिना उसे कहती है मैं भी तुम्हारी तरह एक्सरसाइज करना चाहती हूँ, तुम तो देखो कितनी जल्दी एक्सरसाइज करके इतने लंबे हो गए हो। जिन्हो उसे कहता है अच्छा ठीक है, पीछे मत रह जाना। फिर वो दोनों रनिंग शुरू करते हैं। भागते हुए जिन्हो अपनी बहन से कहता है अगर तुम्हें कहीं से अचानक 3 बिलियन वॉन मिल जाए तो तुम क्या करोगी। उसकी बहन उसे कहती है पता नहीं, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो। जिना उसे कहती है हो सकता है मैं अपने लिए एक बड़ा सा घर खरीद लूं या फिर उन्हें बैंक में जमा करवा दूं। जिन्हो से कहता है और बाकी के पैसों का क्या करोगी। जिना उसे कहती है पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही। जिना उसे कहती है लेकिन तुमने 3 बिलियन का ही क्यों कहा, क्या कोई बात है जो तुम मुझसे करना चाहते हो। साथ ही जिन्हो तेजी से भागना शुरू कर देता है और उसे पीछे छोड़कर आगे चला जाता है। जिना वहीं पर खड़ी हो जाती है और कहती है इसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा है, एक हंटर तो हंटर ही है। भागते हुए जिन्हो कहता है
जिन्हों ने मुझे जो पेपर दिए थे उनके ऊपर 3 बिलियन लिखा हुआ था। जिन्हों एक बिल्डिंग बनाने वाला है जो कि उनके गिल्ड का ऑफिस होगा और वो बिल्डिंग की कॉस्ट 3 बिलियन वॉन होने वाली है और जिन्हों ने कहा था कि इसकी प्राइस इससे भी ज्यादा बढ़ सकती है। जिन्हों उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया था क्योंकि 3 बिलियन वॉन की रकम जिन्हों के लिए बहुत ज्यादा है। जिन्हों से कहता है सिर्फ 19 बार डंजन के अंदर जाने के लिए तुम्हें इतना महंगा ऑफिस क्रिएट करने की क्या जरूरत है। जिन्हों से कहता है मेरे लिए ये कोई बड़ी रकम नहीं है, कल को मैं गिल्ड का मास्टर बन जाऊंगा तो इतनी ज्यादा रकम तो मैं आसानी से कमा लूंगा। जिन्हों की ये बात सुनकर वो सोचने में मजबूर हो जाता है। जिन्हों कहता है अब मुझे क्या करना चाहिए, नॉर्मली मुझे इतने ज्यादा पैसे देखकर मना तो नहीं करना चाहिए। मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं एक बहुत ही यूनिक हंटर हूँ। अगर मैं एक रीअवेकनर भी हूँ, फिर चाहे मैं एक रीअवेकनर ही क्यों ना हूँ, मैं एक स्पेशल रीअवेकनर हूँ। ऐसा कोई भी हंटर नहीं होगा जो कि मॉन्स्टर्स को मारने पर लेवल अप होता है। क्या पता शायद इसी तरह लेवल अप होते हुए मैं एक दिन एस रैंक तक पहुंच जाऊं या फिर एस रैंक से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाऊं, फिर मैं भी 3 बिलियन आसानी से कमा सकता हूं। जिन्हों से कहता है लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हारे साथ डंजन के अंदर जाऊंगा। जिन्हों से कहता है मुझे अपनी शर्त बताओ, मैं तुम्हारी सारी शर्तें पूरी करूंगा। जिन्हों से कहता है मेरी शर्त ये है कि डंजन के अंदर सिर्फ हम दोनों जाएंगे, हमारे अलावा कोई भी नहीं जाएगा। जिन्हों बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे कहता है हम लोग सी रैंक की डंजन्स में जाने वाले हैं, क्या आपको लगता है कि सिर्फ हम दोनों मिलकर सी रैंक की डंजन्स को क्लियर कर सकते हैं। जिन्हों से कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक सुना, सिर्फ हम दोनों ही डंजन के अंदर जाएंगे। जिन्हों से कहता है लेकिन सी रैंक की डंजन के अंदर दाखिल होने के लिए हमारे पास 10 लोग कम से कम होने चाहिए। जिन्हों से कहता है कि मुझे पता है कि 10 लोग होने चाहिए, लेकिन तुम भी पेपर फिल अप कर लेना। बहुत सारे ऐसे हंटर्स हैं जो पैसे लेकर सिर्फ साइन कर देंगे और हम लोग अपने 10 लोगों को पूरे कर लेंगे, लेकिन वो सारे लोग हमारे साथ अंदर नहीं जाएंगे, अंदर सिर्फ हम दोनों जाएंगे। जिन्हों से कहता है लेकिन ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। जिन्हों से कहता है अगर सिर्फ हम दोनों जाएंगे तो हमारी वजह से किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचेगा। और एक और बात है, इसके बारे में जरा गौर से सोचो, अगर हम दोनों 19 रेड्स को कंप्लीट कर लेते हैं, 19 बार डंजन में जाने के बाद जिंदा बाहर आ जाते हैं, तो तुम अपने डैड को ये बता सकते हो कि तुम्हारे पास कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। जिन्हों ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है तुम्हारी ये शर्त। चलो ठीक है, मैं जाकर अपने बाकी के 8 टीममेट्स का बंदोबस्त करता हूँ। फिर हमारा सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। जिन्हों अभी भी रनिंग कर रहा होता है। जिन्हों जल्दी से वहीं पर रुक जाता है और कहता है मैंने तो 10 किलोमीटर भागना था, लेकिन मैंने 11 किलोमीटर भाग लिया क्योंकि मैं अपनी सोचों में गुम था, इसलिए मुझे ध्यान नहीं रहा। साथ ही वो पीछे अपनी सिस्टर की तरफ देखता है और कहता है आखिर अब ये जीना कहाँ रह गई। जिन्हों अपनी विंडो की तरफ देखता है और कहता है मैंने अपनी 10 किलोमीटर की दौड़ को कम्प्लीट कर लिया है, लेकिन यह 11 किलोमीटर क्यों शो कर रहा है। जिन्हों कहता है अच्छा ठीक है, मुझे अभी भी अपनी बहन का इंतजार करना है, तो क्यों ना मैं बाकी की एक्सरसाइज भी कर लूं। क्या पता 100 से ज्यादा पुशअप्स और चिन अप्स करने से मेरा लेवल अप हो जाए। फिर वो 20 मिनट तक वहीं पर एक्सरसाइज करता है। एक्सरसाइज करने के बाद वो अपनी विंडो की तरफ देखता है और कहता है ये सारे स्टैट्स तो 200 से आगे नहीं बढ़ रहे, इसका मतलब इसकी एक लिमिट है। पहले ये 100 तक थे और अब ये 200 पर चले गए हैं। अब अगर मैं 200 किलोमीटर तक नहीं भाग सकता तो क्यों ना मैं 20 किलोमीटर भागता हूँ। और वो साथ ही फिर से भागना शुरू कर देता है। उसी वक्त जीना भी पीछे पहुंच आती है और उसे कहती है ब्रदर तुम कहाँ पर जा रहे हो, मैं अभी अभी यहाँ पर पहुंची हूँ। नेक्स्ट सीन फिर से अमेरिका का होता है, जहाँ पर डांगसू का भाई डांगसू है। डांगसू की सेक्रेटरी लोला उसके पास आती है। डांगसू फोन सुन रहा होता है और उस बंदे से कह रहा होता है मुझे उन दोनों हंटर्स जो कि उस रंजन से जिंदा बाहर आए हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन फैक्स कर दो। साथ ही डांगसू लोला से कहता है लोला मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या मैं पूछ सकता हूँ। लोला उसे कहती है आप कुछ भी पूछ सकते हैं। डांगसू उसे कहता है अगर मैं कोरिया में किसी को मार देता हूँ तो यहाँ अमेरिका में मेरे साथ क्या होगा। लोला डांगसू से कहती है क्योंकि आप अमेरिका के एस रैंक हंटर हैं, इसलिए अगर आप कोरिया में किसी को मार देते हैं तो आपका ट्रायल अमेरिका में होगा और यहाँ पर जजेस के साथ निगोशिएशन करने से सारा मसला हल हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। डांगसू कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, कुछ कमीनों ने मेरे बड़े भाई को कोरिया में मार दिया है, मैं उन दोनों को अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। और साथ ही वो अपने मोबाइल को भी अपने हाथ में ही तोड़ देता है। डांगसू सोचना शुरू कर देता है और कहता है मेरे भाई के पास 8 मेंबर्स थे, टोटल 10 लोग अंदर गए थे जिनमें से सिर्फ 2 ही बाहर आए। जो 2 लोग बचे हैं उनमें से एक डी रैंक का हंटर है और ई रैंक का हंटर है। मेरा बड़ा भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि कमजोर लोगों की वजह से अपनी जान को खतरे में डाल दे। और वैसे भी वो दोनों सिर्फ फॉर्म फिलिंग के लिए थे, उन दोनों के पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। मुझे लगता है कि उन्होंने कोई ट्रैप सेट किया होगा जिसकी वजह से उन्होंने उन सबको अंदर जाकर मार दिया। डांगसू लोला से कहता है मुझे जल्दी ही कोरिया जाना है, जल्दी से मेरे शेड्यूल को क्लियर कर दो, मुझे कोरिया जाना है। लोला उसे कहती है लेकिन आप अभी नहीं जा सकते, अगर आप चले गए तो हमारे गिल्ड का क्या होगा। डांगसू से कहता है अच्छा ठीक है, मुझे बताओ मेरे शेड्यूल में फ्री टाइम कब है। लोला उसे कहती है 2 हफ्ते के बाद। डांगसू से कहता है चलो ठीक है, 2 हफ्ते के बाद मेरे शेड्यूल को बिल्कुल क्लियर कर दो, मुझे कोरिया जाना है। लोला उसे कहती है क्या आपको वाकई में ऐसा करना चाहिए।
डांगसू से कहता है, फिलहाल तो मैं पूरी शिद्दत से यही करना चाहता हूँ, मुझे अपनी भाई की मौत का बदला लेना है। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे वहाँ पर पहुँचने से पहले वो दोनों किसी डंजन में मारे ना जाए। उन्हें मैं अपने हाथों से मारूंगा। और उसके हाथ में फैक्स किए हुए जो पेपर होते हैं उनके ऊपर एक जिन्हो की पिक्चर होती है और एक पर जिन्हो की पिक्चर होती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 11 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पिक फ्लिक्स। हाजिर हूं लेवल अप की एपिसोड 12 के साथ। एपिसोड की शुरुआत में जिन्हो के हाथ में एक और चाबी होती है, जैसी कि उसने पहली बार इस्तेमाल की थी एक इंस्टेंट डंजन क्रिएट करने के लिए। जिन्हो कहता है, मैंने सुबह एक्सरसाइज ज्यादा कर दी थी, जिसके रिवार्ड के तौर पर मुझे ये की मिली है। इस आइटम की क्लास एस रैंक है। जिन्हो कहता है, मुझे तो लगा था कि मुझे कोई अच्छा सा इनाम मिलेगा, लेकिन मुझे ज्यादा एक्सरसाइज करने के बदले में ये एक की मिली है जो कि इंस्टेंट डंजन की है। जिन्हो कहता है, मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने की वजह से मुझे इनाम मिलता है। रिवार्ड के तौर पर मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक कर्स मैजिक बॉक्स का और एक ब्लेस मैजिक बॉक्स का। और मैंने ब्लेसिंग वाले मैजिक बॉक्स को चुना, जिसमें से ये इंस्टेंट डंजन की निकली। अब जबकि मेरे पास ये की है तो मुझे अंदर जाना ही होगा। जिन्हो उस की को इस्तेमाल करता है तो सामने एक बड़ा सा दरवाजा ओपन हो जाता है। जिन्हो उस डंजन के दरवाजे को पार करता हुआ अंदर चला जाता है। जिन्हो कहता है, अगर ये की एस रैंक की है तो हो सकता है कि ये डंजन भी एस रैंक की हो और इसके अंदर सारे मॉन्स्टर्स भी एस रैंक के हों। और अगर ये वाकई में एक एस रैंक की डंजन है तो इसका मतलब मेरे यहाँ बचने की चांसेस बिल्कुल 0 है। लेकिन अभी तक ये बात कंफर्म नहीं है। अगर वो की एस रैंक की है तो ये डंजन भी एस रैंक की होगी। अगर ये डंजन वाकई में एस रैंक की निकलती है तो मेरे पास एक हार्ट स्टोन है जो कि मैंने लास्ट टाइम डंजन में इस्तेमाल नहीं किया था। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं अपने हार्ट स्टोन को इस्तेमाल करते हुए यहाँ से निकल जाऊंगा। लेकिन फिलहाल मुझे छोटे मॉन्स्टर्स का सामना करना होगा ताकि मुझे पता चल सके कि मेरा रैंक कितना ज्यादा हाई हो चुका है और मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। क्योंकि बहुत ही जल्दी मुझे जिन्हो के साथ सी रैंक की डंजन्स में जाना होगा, जिसके लिए मुझे अपनी स्ट्रेंथ का अंदाजा होना जरूरी है। जिन्हो जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो सामने से एक 3 मुंह वाला बड़ा सा बीस्ट निकलता है जो कि हेल गेट कीपर होता है, जिसका नाम साइबरस होता है। जिन्हो उसकी तरफ देखता है और कहता है, मैं पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, मुझे ऐसी जगह पर अपनी जान नहीं देनी, मैं इसको मारकर यहीं पर लेवल अप होऊंगा। जिन्हो कहता है, लेवल अप होने के लिए ये सबसे बेहतरीन रास्ता है कि मुझे इंस्टेंट डंजन्स के अंदर जाते रहना चाहिए। और साथ ही जिन्हो कहता है कि बी रैंक के बाद डंजन की डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए पास्ट में बहुत ही कम एस रैंक की डंजन्स ओपन हुई है। जेजू आइलैंड पर एक दफा एस रैंक की डंजन ओपन हुई थी और हंटर्स उस डंजन को क्लियर नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से उसका गेट पूरा खुल गया और मॉन्स्टर्स ने पूरे जेजू आइलैंड को वेस्टलैंड बना दिया। अब वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रह रहा, वहाँ पर हर तरफ मॉन्स्टर्स ही मॉन्स्टर्स हैं। सारे एस रैंक के हंटर्स मिलकर अगर टीम बनाकर भी वहाँ पर जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो उस डंजन के मॉन्स्टर्स को क्लियर कर पाएंगे। कोरिया में इस वक्त जितने भी हंटर्स हैं उन सबको मिलाकर भी हम लोग किसी एस रैंक के डंजन को क्लियर नहीं कर पाएंगे। और इस वक्त जितना रैंक मेरा है या मैं जितना स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे एस रैंक के डंजन में हरगिज नहीं जाना चाहिए। और साथ ही जिन्हो और साइबरस के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। उसी वक्त जिन्हो के पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसे कहा जाता है कि तुम्हारे टाइटल के मुताबिक जब कोई वुल्फ स्लेयर है, तुम्हारा बफ एक्टिवेट हो गया है। साथ ही जिन्हो अपने स्प्रिंट के स्किल को भी एक्टिवेट करता है और अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है और साइबरस पर चारों तरफ से अटैक करता है। थोड़ी ही देर के बाद जिन्हो अपने ब्लड लॉस स्किल को भी एक्टिवेट करके चेक करता है, लेकिन साइबरस बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, वो उसके ब्लड लॉस इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। जिन्हो कहता है, मेरे बहुत सारे स्किल्स इसके सामने काम नहीं कर रहे, इसका मतलब ये बहुत ही हायर रैंक का मॉन्स्टर है। जिन्हो कहता है, इसके ऊपर मेरे अटैक्स काम नहीं कर रहे, हालांकि ये एक बीस्ट टाइप का मॉन्स्टर है और बीस्ट टाइप के सामने मेरे सारे स्टैट्स 40% बढ़ जाते हैं। जिन्हो कहता है, अब मुझे कोई भी डाउट नहीं रहा, मुझे लगता है कि ये वाकई में एक एस रैंक की डंजन है। उसी वक्त जिन्हो के पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसे वार्निंग दी जाती है कि साइबरस अपना रैथ मोड इस्तेमाल करने वाला है और उसका ये रैथ मोड 3 मिनट तक रहेगा। साइबरस अपनी पावर को रिलीज करते हुए जिन्हो की तरफ आगे बढ़ता है। जिन्हो जंप करते हुए उसके सर के ऊपर अपना हंजर मारता है, लेकिन साइबरस के सर पर उसका कुछ भी असर नहीं होता। जिन्हो जल्दी से उसके सर से नीचे की तरफ जंप करता है, लेकिन साइबरस आगे बढ़कर उसके कंधे पर काट लेता है और जिन्हो दूर जाकर दीवार के साथ गिरता है और उसकी एचपी लेवल कम होना शुरू हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता उसका एचपी लेवल 411 पर आ जाता है। क्योंकि जिन्हो का बहुत ज्यादा ब्लड बह रहा होता है, इसलिए सिस्टम उसके एक स्किल को अपने आप एक्टिवेट कर देता है। जिन्हो कहता है, ये सिस्टम तो मेरी बहुत ज्यादा मदद कर रहा है, ऐसी सिचुएशन में भी ये मुझे बचा कर रख रहा है, तो इसका मतलब ये सिस्टम नहीं चाहता कि मैं मर जाऊं। जिन्हो कहता है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं इस मॉन्स्टर को हरा सकता हूँ। जिन्हो अपने रिवार्ड वाली विंडो में जाता है और रिकवरी स्टैट को सिलेक्ट करते हुए अपने आप को दोबारा हील कर लेता है। हील होने के फौरन बाद जिन्हो जंप करते हुए साइबरस के एक सर के दांतों को पकड़ लेता है। जिन्हो ने ऊपर से और नीचे से उसके दांतों को पकड़ा होता है और साथ ही उसे घुमाते हुए उसके सर को मोड़ देता है, जिससे साइबरस का एक सर मर जाता है।
और फिर जंप करते हुए दूसरे सर की आंख में अपना डैगर मारता है और फिर वहाँ से भी जंप करते हुए तीसरे सर के ऊपर जाकर अपना हंजर जोर से मारता है, जिसके साथ ही साइप्रस जमीन के ऊपर धड़म करके गिर जाता है। थोड़ी देर के बाद जिन्वू के पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसे कहा जाता है कि तुमने हेल के गेट कीपर साइप्रस को मार दिया है, और साथ ही एक और विंडो ओपन होती है जिसमें उसे 4 बार लेवल अप कहा जाता है। जिन्वू साइप्रस से कहता है, तुम्हारे साथ फाइट करने की वजह से अब मुझे पता चल चुका है कि मेरे पास कितनी स्ट्रेंथ है। अभी मैं इस डंजन के बॉस से फाइट नहीं कर सकता, अभी के लिए मुझे वापस जाना होगा। वहीं पर सामने एक दरवाजा होता है जिसके पीछे शायद बॉस हो सकता है। जिन्वू कहता है, अभी के लिए मैं वापस जाता हूँ, जब मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा फिर मैं वापस आऊंगा। साइप्रस को मारने पर जिन्वू को रिवार्ड के तौर पर 3 चीजें मिलती है। सबसे पहले नंबर पर उसे एक नेकलेस मिलता है और दूसरे नंबर पर उसे सामने वाले दरवाजे की चाबी मिलती है जो कि उसे साइप्रस को मारने पर ही मिल सकती थी, और तीसरे नंबर पर एक बेकार सा दांत मिलता है जैसा कि इंस्टेंट डंजन में वुल्फ मॉन्स्टर्स को मारने पर मिलता था। फिर जिन्वू अपने हार्ट स्टोन को इस्तेमाल करते हुए उस डंजन से बाहर आ जाता है। नेक्स्ट सीन एक कैफे का होता है जहाँ पर एक आदमी बैठा होता है, उसके सामने एक और आदमी बैठा होता है जो कि एक हंटर होता है, और साथ में वो हंटर एक पुलिस वाला भी है। वो हंटर उस शख्स से कहता है, तुमने मुझे यहाँ पर किस लिए बुलाया है? वो शख्स हंटर से कहता है, मैंने सुना है कि डंजन के अंदर जो कुछ भी होता है वो सब कुछ डंजन के अंदर ही रहता है, बाहर वालों को कुछ भी पता नहीं चलता कि डंजन के अंदर क्या हुआ। हंटर उसे कहता है, तुम डंजन के अंदर ऐसा क्या करवाना चाहती हो? उसी वक्त वो शख्स पैसों से भरा हुआ एक बैग टेबल के ऊपर रखता है और हंटर से कहता है, इस बैग के अंदर 20 बिलियन बोन है। मुझे लगता है कि तुम मेरी बात को समझ सकते हो। मैं इतने सारे पैसों से तुम्हारे से क्या करवाना चाहता हूँ। साथ ही वो अपना सर झुका लेता है और हंटर से कहता है, प्लीज हंटर, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मेरे लिए उन सालों को मार डालो। वो हंटर उस शख्स से कहता है, चलो ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे 10 बिलियन एक्स्ट्रा देने होंगे क्योंकि हमारे साथ और भी ज्यादा हंटर्स जाएंगे, मुझे उन सबको भी मारना पड़ेगा। क्या तुम और ज्यादा पैसे अरेंज कर सकते हो? मेरे लिए उन सारे हंटर्स को मारना बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की तरह है, लेकिन उसके साथ और भी बहुत सारे हंटर्स हमारे साथ जाएंगे, मुझे उन सबको भी मारना पड़ेगा ताकि कोई बाहर आकर ना बता सके। वो शख्स उसे कहता है, क्या तुम इस बात को लेकर सीरियस हो? क्या तुम वाकई में उन सबको भी मारना चाहते हो? हंटर उसे कहता है, जब हम लोग एक बी रैंक के हंटर होते हैं तो हमें बहुत सारे गिल्ड से कॉल्स आती है कि हमारे गिल्ड को ज्वाइन कर लो, लेकिन क्या तुम ये बात जानते हो कि मैंने उन गिल्ड्स को क्यों ज्वाइन नहीं किया? किसी गिल्ड को ज्वाइन करने की बजाय मैं पुलिस डिपार्टमेंट में क्यों चला गया? साथ ही वो हंसते हुए उस शख्स से कहता है, क्योंकि मुझे मॉन्स्टर्स को मारने से ज्यादा इंसानों को मारना ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैं पुलिस डिपार्टमेंट में चला गया। नेक्स्ट सीन एक डोजो का होता है जहाँ पर मिस्टर सॉन्ग एक हंटर को तलवारबाजी सिखा रहे होते हैं। ये वही मिस्टर सॉन्ग है जो कि फर्स्ट एपिसोड में आए थे, और उनसे जो तलवारबाजी सीख रहा है वो उनका स्टूडेंट है जो कि एक एस रैंक का हंटर है, लेकिन अभी उसके बारे में कुछ भी नहीं बताते और ना ही उसका चेहरा दिखा रहे हैं। ट्रेनिंग खत्म करने के बाद एस रैंक का हंटर उसे कहता है, मास्टर आप तो अभी भी बहुत ज्यादा स्किल्ड है। मिस्टर सॉन्ग उसे कहते हैं, तुम कैसी बात कर रहे हो? मेरी बॉडी बूढ़ी हो चुकी है, अगर मैं मुसलसल ट्रेनिंग न करता रहूं मैं तो बिल्कुल बेकार हो जाऊंगा। और वैसे भी ये तो तुम्हारी मेहरबानी है कि तुम अपनी फुल स्ट्रेंथ इस्तेमाल नहीं करते, वरना एक एस रैंक के सामने मेरी क्या मजाल के मैं तुम्हें हिट भी कर सकूं। आप सभी को 4th एपिसोड से याद ही होगा कि मिस्टर सॉन्ग का एक बाजू कट जाता है और मिस्टर सॉन्ग काफी अरसे से डंजन के अंदर नहीं गए। मिस्टर सॉन्ग अभी अपने हंटर स्टूडेंट से बात ही कर रहे होते हैं कि उसी वक्त उन्हें गिल्ड से कॉल आती है, उन्हें एक सी रैंक की डंजन में रेड के लिए बुलाया जाता है। मिस्टर सॉन्ग अपने स्टूडेंट से कहते हैं, मुझे जाना होगा। उनका स्टूडेंट उनसे कहता है, मास्टर क्या वाकई में रिटायर नहीं होना चाहते? मिस्टर सॉन्ग उसे कहते हैं, तुम्हें किसने कहा कि मैं रिटायर होने वाला हूँ? मेरे पास पता नहीं कितनी जिंदगी बची है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जितनी भी जिंदगी बची है मैं उसे इस दुनिया के काम ला सकूं। हैरान करने वाली बात तो ये है कि एक एस रैंक का हंटर एक सी रैंक के हंटर से तलवारबाजी सीखने के लिए आया है। क्या तुम्हें भी ये बात हैरान करने वाली नहीं लगती? उनका स्टूडेंट मिस्टर सॉन्ग से कहता है, हाँ ये बात ठीक है कि मैं एक एस रैंक का हंटर हूँ, लेकिन मेरे पास स्किल्स नहीं है जो कि मुझे आपसे मिल सकते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर सॉन्ग गली में चलते हुए जा रहे होते हैं और कहते हैं, मुझे गिल्ड की तरफ से एक डी रैंक की डंजन में जाना होगा। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, डंजन के अंदर मॉन्स्टर्स के ऊपर मेरी तलवार काम नहीं करती, क्योंकि अपनी अवेकनिंग के बाद मैं एक मैजिशियन हंटर बना था, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैं तो एक तलवारबाज था। इतने साल लगाकर मैंने अपनी तलवारबाजी सीखी, लेकिन हीरो बनने के बाद मुझे मैजिक मिल गया। हो सकता है इसके पीछे कोई रीजन हो, लेकिन मुझे अभी तक इसकी रीजन समझ में नहीं आई। मिस्टर सॉन्ग अपनी ही सोचों में गुम चलते हुए जा रहे होते हैं कि उसी वक्त एक हुड पहने हुए लड़का उनके पास से गुजरता है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, जरा बात सुनो, मुझे लगता है शायद मैंने तुम्हें पहले कहीं पर देखा है। वो उस लड़के को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो हमारा जिन्वू होता है। मिस्टर सॉन्ग से कहते हैं, तुम तो बिल्कुल भी पहचाने नहीं चाहते, पहले तो तुम छोटे हुआ करते थे, तुम इतने ज्यादा लंबे कैसे हो गए? सिर्फ चंद ही महीनों में तुम इतने बड़े कैसे हो गए? और साथ ही मिस्टर सॉन्ग को जिन्वू की टांग के बारे में याद आता है कि डंजन के अंदर उसकी टांग कट गई थी। मिस्टर सॉन्ग से कहते हैं, मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही वो उसके पैर की तरफ देखते हैं तो उसकी टांग पूरी सलामत होती है। मिस्टर सॉन्ग से देखकर हैरान हो जाते हैं और उसे कहते हैं, आहिर ये कैसे हुआ? तुम्हारी टांग तो बिल्कुल ठीक है।
जिनवू मिस्टर सॉन्ग से कहता है, आप सबके चले जाने के बाद मैं वहाँ पर बेहोश हो गया था। जब मुझे इस डंजन से बाहर निकाला गया तो मेरे पाँव बिल्कुल सलामत थे और मेरी पूरी बॉडी हील हो चुकी थी। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, आखिर उस डंजन में ऐसा क्या हुआ, लेकिन साथ ही वो हंसते हुए जिनवू से कहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर वाकई में तुम्हारा पैर कट जाता तो तुम्हारे जैसे यंग लड़के के लिए ऐसा तो बहुत ही बुरा होता। मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। जिनवू मिस्टर सॉन्ग के बाजू की तरफ देखता है। मिस्टर सॉन्ग उसे कहते हैं, तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है, मुझे इस बाजू से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहा, आखिर तुम्हारा क्या हुआ होगा। वैसे मैंने सुना था कि तुम बच गए हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था और आज तुम्हें देखकर भी यकीन नहीं आ रहा। मिस्टर सॉन्ग जिनवू से कहते हैं, कहीं तुम भी उस डंजन में जाने के लिए तो नहीं आए, कहीं तुम्हें गिल्ड से मैसेज तो नहीं आया। जिनवू मिस्टर सॉन्ग से कहता है, हाँ मुझे भी गिल्ड की तरफ से मैसेज आया है, क्या आपको भी मैसेज आया है। वो दोनों डंजन वाली साइड पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर 3 लोग पहले से मौजूद होते हैं। जैसे ही वो उन तीनों के करीब जाते हैं तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, ये तो बहुत ही अमेजिंग दिन है, आज तो सारे लोग यहीं पर मौजूद हैं। ये सारे वही लोग हैं जो उस दिन डंजन में से बच गए थे। मिस्टर किम और जूही दोनों भी वहीं पर होते हैं। जूही जिनवू को देखकर हैरान हो जाती है, जबकि जिनवू को मिस्टर किम को देखकर गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि मिस्टर किम उन्हें मरने के लिए वहाँ पर छोड़कर भाग गए थे। फिर वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, ये तो वाकई में एक कोइंसिडेंस है कि उस डंजन के वाकये से जिंदा बचने वाले हम सारे लोग दोबारा से एक साथ डंजन में जाने वाले हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 12 का एंड होता है।